और ऐसी परिस्थिति में भारत पाकिस्तान को कतई नहीं छोड़ेगा। और दूसरा जो आपने प्रश्न किया, भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। देखिए, जब देश की संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है और उस विषय में यदि आप अपनी ओछी और तुच्छ छोटी राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर ओछे हमले करते हैं और इस तरह की बात करते हैं जिससे शत्रु को मजबूती मिले और शत्रु उसका प्रयोग करे। यहाँ भारत की एक महिला, वो उसका हवाला पाकिस्तान सरकार दे रहा है, उसका ट्वीट कर रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का हवाला पाकिस्तान का सांसद अपने संसद में ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। देश में दो मामला एकदम तूल पकड़ा हुआ है, पहलगाम और दूसरा जाति जनगणना। सीधे तौर पे हम बात करने के लिए आ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी से। हम बात करेंगे कि पहलगाम को लेकर जिस तरीके से आतंकवादियों ने जो पर्यटक थे उनके ऊपर गोलियों से उन्हें छल्ली कर दिया, जिस तरीके से लगातार देश सदमे में है और लगातार पाकिस्तान को जवाब देने की बातें कही जा रही है और मोदी सरकार से लगातार हर देश के नागरिक, एक नागरिक यही कह रहा है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी कब बदला लेंगे? देखिए, 2004 से 2014 के बीच बहुत बड़े बड़े 50 से ज़्यादा आतंकवादी हमले इस देश पर हुए। कोई शहर सुरक्षित नहीं था, कोई बाज़ार सुरक्षित नहीं था, कोई ट्रेन सुरक्षित नहीं थी, कोई बस सुरक्षित नहीं था। हर जगह बम विस्फोट हम लोगों ने देखे, बेगुनाह लोग मारे गए, सरकार मूक दर्शक बनी रहती थी, डोजियर खेला करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसमें आपने देखना कि उरी का बदला भी लिया सर्जिकल स्ट्राइक से और पुलवामा का भी बदला लिया गया बालाकोट एयर स्ट्राइक से। तो ये वो सरकार है जो दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देना जानती है। पूरे इस 11 वर्ष के कार्यकाल में सर्वाधिक आतंकवाद का उन्मूलन हुआ, लेकिन जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, कुत्ते की दुम चूँकि सीधी नहीं हो सकती है उस जब तक उसके दुम को काटा ना जाए, इसलिए भारत अब उस सैन्य क्षमता में है, उस अर्थव्यवस्था की ताकत में है कि इसको इसकी औकात में, इसकी जद में लाने में भारत को कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए हैं, सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के कारण पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। भारत के अंदर वैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों के ऊपर वज्रपात हो गया, जो भारत के अंदर भी रह करके एक तरह से आतंकवादी ही पैदा कर रहे थे और पाकिस्तान के अंदर भी आतंकवादी पैदा कर रहे थे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बने हुए थे। वहीं पाकिस्तान से थोड़े बहुत ही सही, आंशिक ही सही जो व्यापार होता था उस पर भी पूर्ण प्रतिबंध सरकार ने लगाया है। हमारी नेवी हिंद महासागर में है, हमारी एयरफोर्स पूरी तरह से चाक चौकन्ना है, थल सेना भी चाक चौकन्ना है। आप देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से तालिबान सक्रिय है, बलूचिस्तान में BLA सक्रिय है, सिंध का पंजाब के साथ विवाद चल रहा है। तो पाकिस्तान को चौतरफा भारत सरकार घेर रही है और उसको घेर करके निचोड़ देगी। और निश्चित रूप से हमारे 26 लोगों की जान की कीमत सिर्फ 26 व्यक्ति तक नहीं है, ये भारत की संस्कृति के ऊपर हमला है, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला है, भारत के 140 करोड़ देशवासियों के ऊपर हमला है। इसलिए भारत अब दुश्मन को दुश्मन की भाषा में चढ़कर जवाब देगा, रक्षात्मक नहीं रहेगा, आक्रामक रहेगा। अब भारत के आक्रमण को झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क की हैसियत नहीं है कि भारत के आक्रमण को झेल सके, लेकिन इस बात के लिए मैं पूरे भरोसे के साथ आपको कह सकता हूं कि पाकिस्तान जैसे देश का वजूद खतरे में है। लेकिन जिस तरीके से चाहे पत्रकार हो चाहे साहित्यकार हो लगातार सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं तो उनके ऊपर FIR कर दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 2014 के पहले इस तरीके से घटना घटती थी, लेकिन अब जनता और विपक्ष आपके साथ है, तो फिर क्यों देर को किया जा रहा है? लगातार हर लोग यहाँ के भारत के मुस्लिम भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब दे। तो ये जवाब का लगभग 15 दिन होने जा रहे हैं, तो फिर क्यों इस तरीके घालमेल हो रहा है? देखिए, 26/11 हुआ था, 9/11 हुआ था अमेरिका के ऊपर। अमेरिका 1 महीने के बाद हमला किया। इसी तरह से कई आतंकवादी हमले दुनिया के हुए, उन देशों ने अपनी पूरी तैयारी की।
भारत सरकार ने पूरी खुली छूट हमारी तीनों सेनाओं को दे रखा है। सेना ये तय करेगी, वो रणनीति बनाएगी, वो स्ट्रेटजी बनाएगी, समय देश काल परिस्थिति क्या होनी चाहिए वो तय करेगी। हमला उसको करना है, आक्रमण उसको करना है। इसलिए सिर्फ भावना के अतिरेक में बह कर के परिणाम नहीं आते हैं, युद्ध दिमाग से भी लड़े जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि भारत युद्ध में है, पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, पाकिस्तान के 10,000 करोड़ खर्च हो गए सिर्फ सेना के मोबिलाइजेशन के ऊपर। जो आकस्मिक खर्च आया, पाकिस्तान ऐसा समझता था कि हमला करके आएंगे और डोजियर खेलेंगे, जांच कराएंगे, भारत भूल जाएगा। लेकिन भारत ये हमला भूलने वाला नहीं है। उनको पैसों के लिए, रुपए के लिए मोहताज कर देगा। आज 250 रुपये लीटर वहाँ पर तेल बिक रहा है, 350 रुपये किलो आटा बिक रहा है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ की जनता के क्या हालात हैं। वहाँ की सरकार के प्रति, वहाँ सेना के प्रति ज़बरदस्त विद्रोह है। और ऐसी परिस्थिति में भारत पाकिस्तान को कतई नहीं छोड़ेगा। और दूसरा जो आपने प्रश्न किया, भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। देखिए, जब देश की संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है और उस विषय में यदि आप अपनी ओछी और तुच्छ छोटी राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर ओछे हमले करते हैं और इस तरह की बात करते हैं जिससे शत्रु को मजबूती मिले और शत्रु उसका प्रयोग करे। यहाँ भारत की एक महिला, वो उसका हवाला पाकिस्तान सरकार दे रहा है, उसका ट्वीट कर रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का हवाला पाकिस्तान का सांसद अपने संसद में ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। वो अपने संसद में कह रहे हैं कि भारत की बहुत सारी पार्टियां वो पाकिस्तान का पक्ष ले रही हैं। तो क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? और उसकी एक सीमा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप भारत के इज्जत को, भारत के सम्मान को, भारत की सुरक्षा को तार तार करते रहेंगे, उस पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। अरे ये क्यों भूलते हैं, इंदिरा जी ने तो पूरे देश को जेल में डाल दिया था और किसी को बोलने की आज़ादी नहीं थी। 11 साल से कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खुले मंच से प्रधानमंत्री जी को मारने तक की धमकी न दिया हो, गाली न दिया हो, अपशब्द न बोला हो। तो ये ऐसा नहीं है। लेकिन जब देश की संप्रभुता की बात आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, तो इतनी मर्यादा तो होनी ही चाहिए जिससे कि शत्रु को बल न मिले, मजबूती न मिले और उसका हवाला वो न दे। आज पाकिस्तान वही हवाला यूएन में दे रहा है, पूरी उनकी मीडिया दे रही है। तो ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो अपनी छोटी राजनीति के लिए देश की सुरक्षा को ताक पर रख देते हैं। लेकिन ये बताइए, इतनी विषम परिस्थिति में देश चल रहा है, लेकिन आप एक जाति जनगणना की क्या जरूरत है? ये 2 महीने बाद भी हो सकता था। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसको दबाने के लिए या भुलवाने के लिए देश की जनता के साथ ही जाति जनगणना दे दी? देखिए, आप ये कह सकते हैं या लोग इस विषय पर ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन क्या ये विषय नहीं है? क्या विपक्ष इसका गाना नहीं गा रहा था, जाति जनगणना का? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विषय, एक मिनट बात, विपक्ष गाना गा रहा था लेकिन विपक्ष इस समय साथ है, लगातार साथ दे रहा है पहलगाम को लेकर। तो पहले जवाब किस पे होना चाहिए? जाति जनगणना पे होना चाहिए या पहलगाम पे? देखिए, पहलगाम एक विषय है, वो हमारी सेनाएं हैंडल कर रही हैं। हमारे सारे मंत्रालयों को जो शीर्ष स्तर के कमेटियां हैं, प्रधानमंत्री जी की बैठक हुई है, वो एक विषय है। और देश को चलाना भी दूसरा विषय है। सारे विभाग अपना काम कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए ये भी एक विषय था, लंबे समय से लंबित था और इसकी मांग पहले भी होती रही। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया है, 2013 में भी किया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट को, जातीय जनगणना को उजागर नहीं किया गया था। यद्यपि संसद के फ्लोर पर वो बात आई थी, 45 लाख जातियों का जिक्र भी संसद के अंदर हुआ था, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक स्थिति लोगों की पता हो और एक व्यापक रोडमैप तैयार हो जिससे जो अछूते रह गए हैं, जो आरक्षण से अछूते रह गए हैं, वो उसकी मुख्य धारा में आ सके और इस पे व्यापक योजना बनेगी। मुझे लगता है कि जनगणना होगी तो उस पर पॉलिसीज़ बनेंगी। लेकिन इसको जो छोटी राजनीति और विभाजनकारी दृष्टि से जो विपक्ष देख रहा था कि आरक्षण के नाम पर देश के अंदर एक संघर्ष जैसा, जातीय संघर्ष जैसे हालात पैदा कर देंगे 1991 की तरह, तो वो होने नहीं जा रहा है। क्योंकि इसके मल्टीपल आयाम हैं। अब आरक्षण के भी और जातिगत जनगणना के भी बहुत सारे आयाम हैं। चूँकि कोरोना की वजह से ये चीज़ें रुक गई, लेकिन अब जब होने जा रहा है तो आप देखिएगा इसका बहुत वैज्ञानिक, साइंटिफिक तरीके से वो वर्ग, वो लोग जो अछूते रह गए हैं, जिनको लाभ नहीं मिल सका है, वो समाज में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति ऊपर आवे, उस दृष्टि से सरकार निश्चित रूप से योजना बनाएगी, काम करेगी।
बहुत सारे ये भी लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को खुश करके और उनके वोट को अपने तरफ खींचने का काम कर रही है ये जाति जनगणना को लेकर। लेकिन खासकर यूपी में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी, बसपा भी है, सपा भी है और कांग्रेस भी लगातार काम करे, तो चुनाव में जो इस तरीके से राहुल गांधी ने जिस तरीके से संविधान को लेकर कहा है कि संविधान खतरे में है, इस संविधान को बदला जाएगा, बहुत सारी बातें कहने को मिला। लेकिन इस बार जिस तरीके से जो माहौल है, क्या दिख रहा है सामने, क्योंकि 2027 चुनाव है उत्तर प्रदेश में? देखिए, हर पार्टियों का अपना अपना तरीका होता है, नज़रिया होता है। भारतीय जनता पार्टी विभाजनकारी राजनीति नहीं करती है, इंक्लूसिव सम्यक राजनीति करती है। और जब सरकार में आती है तो उसकी योजनाओं में भी आपको विभाजन नहीं दिखता है। ये वही दलित समाज है जिस दलित समाज के नाम पर पार्टियां बन गई, बड़े बड़े नेता बन गए, सोने के महल में रहने लगे लोग, लेकिन उस समाज के लोग जो गुर्बत में थे उसी गुर्बत में पड़े थे। 45 लाख आवास बने हैं उत्तर प्रदेश में। आखिर वो 45 लाख कौन लोग हैं जो सदियों से, पीढ़ियों से छप्पर में रह रहे थे? आखिर उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्यों आना पड़ा? और ये देने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को क्यों जाता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसमें दलित, ओबीसी और सवर्ण नहीं खोजती, जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचाती है। स्वनिधि योजना सबसे ज़्यादा किसको मिली? उज्ज्वला योजना सबसे ज़्यादा किसको मिली? आप उनके आंकड़ों को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना ब्लंडर हुआ इस देश में आज़ादी के बाद। किस तरह से उसी समाज का वोट तो लिया लोगों ने, लेकिन उनके आम जीवन में, उनके रहन सहन में कोई परिवर्तन नहीं आया। आज मुफ्त अनाज योजना जो चल रही है उससे कितना बड़ा आर्थिक संबल मिला है। कोरोना जैसी महामारी में ये देश अपने पैर पर खड़ा रहा है, बड़े बड़े देश धराशायी हो गए। लेकिन आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इसी नीयत के कारण आज इस तरह की ओछी और तुच्छ राजनीति करने वाले दल हाशिए पर हैं। सरकार नहीं आ पा रही है उनकी। हमारी सरकारें 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5, 6-6 बार रिपीट हो रही हैं, प्रो इनकम्बेंसी के साथ रिपीट हो रही हैं। तो ये जनता सर्टिफिकेट दे रही है, और हारते हैं तो वो ईवीएम चिल्लाते हैं, जीतते हैं तो ईवीएम भूल जाते हैं। आखिरी सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस तरीके से सदन में लगातार जाति जनगणना को लेकर कहते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी यदि मोदी सरकार नहीं कराती तो सरकार हमारी आती है तो मैं कराऊंगा, ये किसकी उपलब्धि मानते हैं? राहुल गांधी को कहेंगे या भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, 1951 की जनगणना में भी जातीय जनगणना को नेहरू जी ने रोक दिया था 52 में। उसके बाद जितनी भी जनगणना हुई हैं सब में जातियों के आंकड़े को दबाया गया। ये कांग्रेस सरकार का कुकर्म था, पाप था, उस पर ये कभी नहीं बोलेंगे। और ये जो बहुत डंके के चोट पे कॉलर टाइट करते हुए बाँ की जो बोलते हैं कि मैं जाति जनगणना करा करके रहूँगा, आरक्षण की सीमा हटा करके रहूँगा, तो ये संविधान को तो चुनौती वो स्वयं दे रहे हैं। संविधान को बदलने की चुनौती तो वो स्वयं दे रहे हैं, और उनको आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ इससे लेना देना है कि ये जो हिंदू समाज एकत्रित हुआ है, एकजुट हुआ है, भारत का राष्ट्रवादी समाज एकजुट हुआ है, उसमें कैसे विभाजन किया जाए, क्योंकि उनको कहीं रास्ता मिल नहीं रहा है, कहीं वो सत्ता सरकार में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस वर्ग में विभाजन पैदा करो। और विभाजन का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? क्योंकि इसी आधार पर 90 की दशक में राजनीति हुई थी, मंडल कमीशन आया था और समाज दो धड़े में बंट गया था, और आज उसी में वो अपने लिए राजनीतिक उम्मीद खोज रहे हैं। और समाज में विद्वेष, वैमनस्यता, हिंसा, जातीय उपद्रव ऐसा कराने का उनका कुत्सित चेष्टा है, जो कतई और कभी पूरी नहीं होगी, ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि तब और अब की जनता में बहुत अंतर, बहुत विकास हो चुका है समझ का, और इनकी नीयत को देश की जनता समझ चुकी है कि इनकी नीयत केवल लूटने की है, देश को भोगने की है, भ्रष्टाचार करने की है और देश को गर्त में डालने की है। और वो आम जन के कीमत पर देश की जनता पिछड़ी बनी रहे, गुर्बत में रहे, गरीबी में रहे, इनकी राजनीति चलती रहे, देश की जनता समझ चुकी है। इसलिए ये सत्ता सरकार में नहीं आ रहे, इसलिए ऐसे मुद्दों को खोज रहे हैं। ठीक है, जो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी बहुत सारी बातें बताए हैं पहलगाम से लेकर जाति जनगणना को लेकर। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।